हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। आज का जो वीडियो है बीपीसीसी 133 का है। जी हाँ, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार। सच में कहूँ ना, मैंने डीलर एंड बीएड के स्टूडेंट को पढ़ाया है और ये सब्जेक्ट पढ़ाने में मुझे मजा आता है। बट ये जो एक सब्जेक्ट है, इसके जो वर्ड हैं, इसके जो शब्द हैं, वो हिंदी, बिल्कुल गूढ़ हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। उसको क्या कहूँ कि मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे वर्णन करूँ। मनोदशा विकार एवं आत्महत्या, एक ध्रुवी मनोदशा विकार, निषादी मनोदशा विकार, सतत विषादी विकार, मतलब क्या है ये। कंफ्यूजिंग होता है कि मैं भी आप लोगों को कैसे पढ़ाऊं, इन शब्दों का मतलब क्या समझाऊं। विषादी, विषादी और ध्रुवी विकार, मतलब क्या है ये। फिर भी चलिए कोशिश करती हूँ कि यदि आपको पढ़ा लूँ समझा लूँ तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही लेंगे आज, ठीक है। जो लगेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर शुरू कर देते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज देख के तो लगता है कि उफ, क्या है ये। आप भी समझिए, मैं समझ गई कि आप लोग जो इग्नू की बुक है रियली मतलब क्या कहे हमसे। वर्ड नहीं है, कुछ भी शब्द नहीं है कहने के लिए। तो मनोदशा विकार की विवेचना से पूर्व मनोदशा एवं संवेग शब्दों के माध्यम अंतर जानना आवश्यक है। और ये हम ऑलरेडी आपको पहले में ही बता दिए हैं कि संवेग का मतलब होता है एक तरह से आवेग, खुशी, प्रमोद, दुख, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी चीजें संवेग के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। राइट। तो संवेग जो होता है वो लंबे समय तक रहने वाला संवेग होता है और जिसका कोई स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा कुछ भी नहीं पता। हो सकता है आप बैठे हो, बैठे बैठे आप हंसने लगे, बैठे बैठे आप रोने लगे, कुछ भी हो सकता है। अचानक आपने देखा कि कोई आपके घर में आया सरप्राइज देने और अचानक आप इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि आप, ये संवेग है, रोने लग गए, खुशी में आंसू बह गए, है ना। तो ये क्या हो गया। संवेग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे खुशी, गर्व, क्रोध, हीनता, दुख आदि। तो मनोदशा धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। मनोदशा विकार किसी की मनोदशा में गंभीर परिवर्तन है, यानी किसी की मनोदशा में, मनोदशा का मतलब होता है ना, आज मेरी मनोदशा यानी कि मन का एक तरह से मूड, कि आज जो मूड है, मेरी स्थिति आज अच्छी नहीं है, मेरी मनोदशा अच्छा नहीं है, मेरा मन अच्छा नहीं है, जो व्यक्ति को कष्ट एवं आक्रमणता की ओर ले जाती है। और मनोदशा विशुद्धता मनोदशा विकारों की सत्यता पर, यानी एक व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में अपनी मनोदशा में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। कभी ठीक लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, हेल्थ अच्छा नहीं होता है, आज सर में थोड़ा सा दुख सा हो रहा है, सर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, किसी बात से अपसेट होगा, किसी से झगड़ा हो गया होगा तो गुस्सा होंगे आप, ये सभी चीजें जो होती हैं, ठीक है। तो वह मनोदशा विकार के व्यक्ति से भिन्न होती है। उसकी यह भिन्नता डिग्री के रूप में होती है, ना कि संवेगात्मक के प्रकार के अनुभव के आधार पर होती है। तो मनोदशा विकार को बिमी उपागम के रूप में जाना जाता है। बिमी मत पूछिएगा प्लीज, अब ये क्या मतलब है मुझे खुद भी नहीं पता। लोग दुख के दौर से समानता की ओर वापस आ जाते हैं, जबकि मनोदशा, अच्छा, मनोदशा विकार जो होता है जनरली क्या होता है कि कोई भी हमारे हमारे साथ मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम में अगर होती है, दुख ही है, तो कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर हम सीधे ठीक हो जाते हैं, वो दुख खत्म हो जाता है और वो अपनी लाइफ में वापस लौट आते हैं, ठीक है ना। और जबकि मनोदशा विकार के लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति कुछ समय के पश्चात समान अनुभव करता है और ये लोग मनोदशा विकार की अपेक्षा अपनी मनोदशा पर अधिक नियंत्रण को अनुभव रखते हैं। कौन? संवेग के लोग, जो संवेदी व्यक्ति होते हैं। तो दुख क्या है? संवेद है ना। तो जो मनोदशा विकार होता है वो व्यक्ति से भिन्न होता है और ये संवेगात्मक जो विकार होता है उसके अनुभव के आधार पर होता है। मतलब आप यदि दुखित हैं तो क्या हुआ, ये संवेग मनोदशा हो गई, ठीक है ना। तो संवेगात्मक मनोदशा ये हो गया, दुखित होना, क्रोध होना, गुस्से में होना, रोना, हंसना, ठीक है ना। तो जो मनोदशा विकार होता है वो बिमी उपागम के रूप में जाना जाता है। और जो लोग दुख के दौर से समानता है वापस, यानी कि दुख रहता है फिर बाद में अपने ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो ये संवेग वाले में हो गया, संवेगात्मक में, संवेग मनोविकार में। और जबकि मनोदशा विकार में लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो किसी भी चीज से पीड़ित है, ग्रसित है, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है उनको ठीक होने में, ठीक है। तो प्राय एक व्यक्ति कुछ समय के पश्चात समान अनुभव करने लगता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो पीडीएफ भी डल है, ये भी इतना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
सीवियर डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, सैड, ये सभी चीजें दी हैप्पी, मतलब जो प्रकार है, किसके प्रकार है, संवेग के, ठीक है, वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि संवेग कितने प्रकार का होता है। तो मनोदशा विकारों को एक ध्रुवी एवं द्विध्रुवी विकार में विभक्त किया गया। तो मनोदशा विकार कितने तरह के होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो मनोदशा विकार दो तरह के होता है, एक ध्रुवी होता है, दूसरा द्विध्रुवी होता है। तो द्विध्रुवी विकार पहले उल्लास विषाद के नाम से जाना जाता था। द्विध्रुवी, द्वि का मतलब दो हो गया, दो ध्रुव जिसके, दो सिरे जिसके हैं, ठीक है ना। तो उल्लास और विषाद, उल्लास यानी सुख प्रसन्नता, और विषाद यानी दुख, तो सुख और दुख के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। ओके, अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये डायग्राम दिया है मनोदशा विकृतियां। तो एक ध्रुवी मनोदशा हो गई, द्विध्रुवी मनोदशा हो गई। प्रमुख विषाद विकृति इसमें हो जाती है और इसमें द्विध्रुवी आता है। इसमें डायस्थीमिया जो होता है वो आपका आता है एक ध्रुवी मनोदशा में, और चक्र विक्षिप्तता जो होती है वो आती है द्विध्रुवी मनोदशा में। इसको आगे जब पढ़ेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि एक ध्रुवी मनोदशा विकार क्या होता है, ठीक है। तो एक ध्रुवी मनोदशा विकार में व्यक्ति अधिक उदासी विषाद का अनुभव करता है, अधिक वो उदास रहता है, दुख रहता है, ठीक है, मतलब वो दुखित होता है। और एक ध्रुवी मनोदशा विकार के प्रकारों में प्रमुख जो विषाद होता है वह निरंतर मनोदशा विकार आता है। यानी कि जो एक ध्रुवी मनोदशा विकार होता है, मतलब कि आप इसको उदासी से और दुख से समझ सकते हैं कि एक ध्रुवी होता है, यानी उदास होना, उदास का मतलब ही होता है दुखित होना, जब आप किसी चीज से हर्ट होंगे तभी आप उदास होंगे, ठीक है ना। तो विषादी लक्षणों की तीव्रता एवं समय काल के आधार पर एक ध्रुवी मनोदशा विकार को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब इसके जो लक्षण है और जो इसकी तीव्रता होती है, किस टाइम पे आता है, कितने समय में ये खत्म होता है, जो समय काल होता है आने का, तो इसको दो प्रकारों में विभाजित किया गया है ध्रुवी मनोदशा को, ठीक है। पहला जो है विषाद विकार, और दूसरा जो है निःसरण मनस्कता यानी निरंतर मनोदशा विकार। पहला है विषाद विकार, राइट, क्या है पहला इसका प्रकार, एक ध्रुवी का विषाद विकार, और दूसरा है निरंतर मनोदशा विकार, ठीक है। तो प्रमुख विषाद विकार की अधिक तीव्र माना जाता है, जो विषाद विकार होता है उसे अधिक तीव्र, अधिक तेज माना जाता है, और वह कम समय के लिए होता है, मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए आता है। और जबकि जो निरंतर मनोदशा विकार होता है, नाम से ही पता होता है निरंतर, यानी वो अधिक समय के लिए होता है और ये कम तीव्र होता है, ठीक है ना। तो प्राय विषाद के लक्षणों को भावात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक वर्गों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ध्रुवी विकार जो होता है इसमें अत्यधिक हम उदासी का जहां अनुभव करते हैं वो एक ध्रुवी मनोदशा विकार होती है। और इस प्रकार के जो मनोविकार होते हैं इनमें विषाद यानी कि निरंतर मनोदशा विकार आता है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसको दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार का होता है एक ध्रुवी मनोदशा विकार। पहला होता है विषाद विकार, दूसरा होता है मनोदशा विकार, ठीक है। विषाद का मतलब ही होता है मन में गुस्सा होना, जहर सा भरना, बोलते हैं ना, इस तरह के क्रोध वगैरह करना। तो जो विषाद विकार होता है वो अधिक तीव्र माना जाता है। और जो निरंतर मनोदशा विकार होता है इसे आप छोड़ दीजिए, विषण्ण मनसकता, नहीं तो आप याद ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के आप इस वाले को याद कर लीजिए, निरंतर मनोदशा विकार। तो विषाद विकार जो होता है अधिक तीव्र होता है, और निरंतर मनोदशा विकार जो होता है अपेक्षाकृत कम तीव्र होता है। विषाद विकार जो होता है वो कम समय के लिए होता है, और निरंतर मनोदशा विकार जो होता है अधिक समय के लिए होता है, ठीक है। प्रमुख विषादी मनोदशा विकार, प्रमुख विषादी मनोदशा विकार क्या होता है, तो देखिए जो प्रमुख विषादी मनोदशा विकार होते हैं वो बहुत आसानी से पहचान में आने वाले विषादी विकार होते हैं। और विकार के पहले यानी बीमारी के पहले, डिप्रेशन के पहले विकार का मतलब होता है, ठीक है ना। विकार के दौरान उन्माद या अल्प उन्माद की अवस्था में अनुपस्थित में इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको जो है DSM-5 कहा गया है, ठीक है। विषाद विकार को DSM-5 के अनुसार एक व्यक्ति जो प्रमुख विषाद विकार घटना का अनुभव करता है उसकी मनोदशा विषादी होती है, अथवा उसका जीवन की खुशी और जीवन प्रक्रियाओं के प्रति रुचि कम से कम 2 सप्ताह के लिए कम हो जाती है। तो जो
विषादी व्यक्ति होता है, ठीक है ना। विषाद विकार जो होता है, तो मैंने बताया कि अपेक्षाकृत तेज होता है और बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि उसकी मनोदशा जो होती है विषादी होती है, और उसका जीवन जो होता है खुशी, उसकी जीवन की जो खुशी होती है, उसके काम करने की जो एक्टिविटी होती है, काम करने की जो लगन होती है, वो कम से कम 2 सप्ताह के लिए कम हो जाती है, ठीक है। तो प्रमुख विषाद विकार एक घटनात्मक विकार है और इसके लक्षण कुछ समय के लिए उपस्थित होते हैं, उसके पश्चात व्यक्ति जो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये विषाद हो गया, ठीक है। बिना उपचार का घटनाक्रम 4 से 9 माह तक बढ़ सकता है और प्राय प्रमुख विषाद विकार में तीव्र विषाद की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया विषाद विकार क्या होता है, राइट। इतना हमने पढ़ लिया ना, ज्यादा मत पढ़िएगा, नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पर और आप कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको पढ़ के और आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, विषाद जो होता है यानी DS5 में प्रमुख विषाद विकार घटनाक्रम में 9 लक्षण जो होते हैं दिखते हैं और जिसमें एक व्यक्ति में कम से कम 5 लक्षण की पहचान होना जरूरी है। तो विषाद विकार के 9 लक्षण हैं, लेकिन उन 9 लक्षणों में से 5 लक्षण दिखने चाहिए उस व्यक्ति में, जिसे हम कह सकते हैं कि इसे विषाद विकार है, ठीक है। तो विषाद की जब पहचान की जा रही होती है तो उस समय स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि प्रारंभिक पहला घटनाक्रम क्या है, ठीक है। फिर दूसरा, बार बार, दूसरा ले लेते हैं, बार बार होने वाला घटनाक्रम, यानी पहले से होने वाले या एक अधिक घटनाक्रम में 2 माह के बीच ठीक हुए घटनाक्रम से अलग करके देखा जाता है। तो जो सबसे पहले घटना हुआ था, व्यक्ति को परेशानी हुई थी, जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो, और सबसे अधिक घटनाक्रम में इन दोनों के बीच में 2 माह के बीच का अंतराल देखा जाता है। तो पहला क्या हो गया, प्रारंभिक पहला घटनाक्रम, फिर बार बार होने वाला घटनाक्रम। तीसरा है अत्यधिक तीव्र घटनाक्रम, यद्यप कुछ कम होता है, कुछ मामलों में 2 वर्ष से भी ज्यादा हो सकता है। फिर प्रमुख विषाद विकार के लक्षणों को एक व्याख्या केस अध्ययन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो विषाद के लक्षण हो गए, भावात्मक हो गया, शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया। भावात्मक में क्या हो जाता है, विषाद मनोदशा होती है, खुशी अनुभव करने की अक्षमता होती है भावात्मक में। शारीरिक में उत्तेजना होती है, मनोपेशी दूसरों के द्वारा मदन में देखा जाता है, नींद ना आना, अधिक नींद आना, बिना चाहे वजन का बढ़ना अथवा कम होना, थकान अथवा ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है ना। और संज्ञानात्मक में अपने को बेकार समझने की अथवा हीनता की अनुभूति होना कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे लोग, जो दूसरे लोग हैं मुझसे बहुत अच्छे हैं, सोचने अथवा एकाग्रता की योग्यता में कमी आना, निर्णय की भावना की कमी आना, ये संज्ञानात्मक किसके अंतर्गत आता है, विषाद के अंतर्गत। यदि विषाद के लक्षण पूछता है, मनोदशा विषाद के लक्षण पूछता है, तो आप यही लिख दीजिएगा, कुछ आप सोचिएगा, ठीक है। तो लक्षण में 3 लीजिएगा, भावात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, ठीक है। और उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती, क्या क्या लक्षण है, ये यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो प्रमुख विषाद विकार के लक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए केस अध्ययन दिया हुआ है, पर कोई बात नहीं, ये केस अध्ययन नहीं देखेंगे, टाइम बहुत कम है। ओके, केस अध्ययन तो शायद आई थिंक आता भी नहीं है, जो अभी ऊपर देखा वही सभी चीजें हैं, ठीक है ना। सतत विकासी विकार डायस्थीमिया क्या कहलाता है, तो जो डायस्थीमिया है अथवा सतत विकासी विकार, जैसे DS5 में से कहा गया है कि बहुत कुछ लक्षण मुख्य विषादी विकार से मिलते हैं, परंतु उससे 2 प्रकार से भिन्न है, ठीक है। अब 2 प्रकार से कैसे भिन्न है, लक्षण तो विषादी विकार की तरह ही सतत यानी लगातार जो चलता रहता है। तो डायस्थीमिया में कुछ कम लक्षण पाए जाते हैं और द्वितीय विषाद की अवस्था लंबे समय तक होती है, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है कि डायस्थीमिया में जो लक्षण होते हैं उसमें हमने 8 लक्षण देखे थे, 8 में से 5 कंपल्सरी था विषाद में, ठीक है ना, लेकिन विषादी विकार में। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो विषादी विकार की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 2 चीजें जरूरी होती हैं। पहला कि कुछ लक्षण उससे कम पाए जाते हैं, और दूसरा विषाद की अवस्था लंबे समय तक होती है, जबकि उसमें कम समय तक की थी, किसमें, विषाद विकार में। तो डायस्थीसिया में विषादी मनोभावना अधिक समय तक रहती है मनोदशा, परंतु विषाद की तीव्रता कम से औसत स्तर तक होती है। जो डिप्रेशन होता है, मनोदशा का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन में जब व्यक्ति होता है उसकी स्थिति, मन की स्थिति, तो जो उसकी मन की दशा, मन की स्थिति होती है, जब डिप्रेशन में जाता है तो बहुत दिनों तक रहता है डिप्रेशन में, लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है, डिप्रेशन का जो एक मापने का औसत होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और क्या देख लेते हैं, विषाद की जो चिरकालिता होती है, यानी
टाइम जो होता है वो कम से कम 2 वर्ष होता है। और डायथिसीमिया से ग्रसित औसत लोगों में लगभग 5 वर्ष तक के औसत लक्षण पाए जाते हैं और कुछ मामलों में 20 वर्ष तक उससे अधिक भी होते हैं। तो इनमें से दुखी रहने की तीव्र अनुभूति प्राय प्रतिदिन पाई जाती है, लोग दुखी रहते हैं और तथा इन लक्षणों से छुटकारा 2 माह से ज्यादा समय के लिए नहीं मिलता है। तो 2 माह से ज्यादा समय के लिए छुटकारा मतलब छुटकारा भी पाएंगे तो 1-2 महीने ठीक रहेंगे, इसके बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सतत विषादी विकार, यदि सतत विषादी विकार कभी कभी डायस्थीमिया भी पूछ लेता है, कभी कभी सिर्फ इंग्लिश वर्ड भी पूछ लेता है और सतत विषादी विकार न पूछ के, तो याद रखिएगा, वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है ना, ओके। केस अध्ययन यहाँ पे उस पर किया गया है तो ये दिया हुआ है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंगे। अब द्विविषाद ले लेते हैं, अभी हमने एकल देखा था ना, एक विषाद ना, अब यहाँ पर द्विविषाद ले लेते हैं। तो जो द्विविषाद से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें प्रमुख विषाद विकार तथा सतत विकास विकार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए पहले सतत विषाद विकार इसने बता दिया। ठीक है ना, यानी प्रारंभिक आयु में पहले कम औसत तीव्रता वाले लक्षण विकसित होते हैं और इस केस में व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होता है और पुनः प्रमुख विषाद विकार की एक या एक से अधिक घटना घटित होती है। मतलब द्विविषाद जो होता है इसमें व्यक्ति में विषाद विकार और जो सतत विषाद विकार होता है दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। और जो पहली अवस्था जब से इनमें लक्षण पाए जाते हैं उस अवस्था में कम औसत तीव्र वाले लक्षण यानी कम लक्षण दिखते हैं, जो विकसित होते हैं लक्षण वो बहुत कम दिखते हैं। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अधिक क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, काम करता है, एनर्जी फील करता है। ठीक है, और पुनः प्रमुख विषाद विकार की एक से अधिक घटना से वो पीड़ित हो जाता है। ठीक है, यानी उसके साथ, और जिसमें डायस्थीमिया प्रमुख विषाद विकार में बदल जाती है। ठीक है, अब जो डायस्थीमिया होती है फिर से विषाद विकार में बदल जाती है। तो द्विविषाद को समझना कठिन होता है जब तक कि कोई पेशेवर डायस्थीमिया क्लाइंट को कुछ समय से देख रहा हो और एकाएक अथवा धीरे धीरे क्लाइंट के लक्षणों में परिवर्तन होने लगते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक है, साइकाट्रिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर क्लाइंट का मतलब जो पेशेंट होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस पर धीरे धीरे निगरानी रखते हैं और उनके लक्षणों में भी परिवर्तन वो देखते हैं। ठीक है ना, फिर उन परिवर्तनों को क्या होता है, द्विविषाद को पहचाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध अपर्याप्त रोग निदान से होता है, अर्थात अपरिवर्तन और पुनरावृत्ति की उच्च दर। जो अपरिवर्तन यानी जो बदलती नहीं है और बार बार वही चीज रिपीट होती है तो पुनरावृत्ति की उच्च दर होती है। ठीक है ना, राइट, ये हो गया। तो हमने अभी देखा यहाँ पर द्विविषाद, ठीक है, जो कि विषाद विकार और सतत विषाद विकार से मिलकर के बनता है, दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब क्या है इसमें, और कुछ है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये परिभाषा यहाँ पे दी हुई है, मनोविकृत लक्षण, तो इसको छोड़ देते हैं, मिश्रित लक्षण नहीं, इसको छोड़ देते हैं। एक इस समय क्योंकि द्विविषाद क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं द्विध्रुवी मनोदशा विकार। अभी एक ध्रुवी देखा था, अब द्विध्रुवी मनोदशा विकार देख लेते हैं। तो द्विध्रुवी मनोदशा विकार से ग्रसित व्यक्ति विषाद उल्लास पर विषाद एवं उन्माद, विषाद यानी दुख और उन्माद यानी खुशी जो होता है, पागलपन एक सा होता है ना, उन्माद हो जाना, खुशी से पागल हो जाना, कि इन कल्पनाओं के मध्य होता है। तो द्विध्रुवी मनोदशा में दो चीज होती है, विषाद दुख भी होता है और उन्माद भी यानी खुशी की अत्यधिकता जिसे बोलते हैं। तो दो ध्रुवी विकार को दो ध्रुवी 1 और दो ध्रुवी 2 एवं चक्र विक्षिप्तता विकार के रूप में बांटा गया है। उन्माद घटना की अनुपस्थित में अपने आप उन्माद का होना एक असाधारण घटना है। उन्माद कुछ उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई नहीं, लेकिन उसमें उन्माद पाया जा रहा है। उन्माद का मतलब पागल, खुशी से पागल होना, पागलपन की अवस्था होती है ना। तो ध्रुवी पूर्व में उन्मादी अवसादी बीमारी के रूप में जानी जाती है। तो ध्रुवी को पहले किस नाम से जानते थे, जैसे उसको हम किससे जानते थे, विषाद और उन्माद से, और ये उन्मादी अवसादी बीमारी के रूप में जाना जाता था। बाई गॉड, क्या क्या नाम रखे, इंग्लिश ही दे देते ज्यादा बेहतर होता। उफ, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो उन्माद की उपस्थिति यानी खुशी की उपस्थिति, पागलपन की उपस्थिति ध्रुवी की एक ध्रुवी विकार से अलग करती है। यानी इसमें उसमें सिर्फ विषाद विकार में विषाद ही विषाद पाया जाता था, खुशी नहीं पाई जाती थी। ध्रुवी इसीलिए इसका नाम है कि इसमें विषाद और जो उन्माद है यानी खुशी जो है वो भी पाई जाती है, और जो उन्माद पाया जाता है यही उन्माद इसको एक ध्रुवी विकार से अलग करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब एक व्यक्ति की पहचान दो ध्रुवी विकार के रूप में की जाती है तब वह विषाद की घटना का अनुभव
उत्साह की घटना के विकल्प में करता है। और उन्माद में दो प्रकारों की उनकी तीव्रता के आधार पर अलग किया जाता है। तो उन्माद को भी दो तरह में बांट लेते हैं। एक अल्प उन्माद होता है जो कम समय के लिए होता है, एक पूर्ण उन्माद होता है जो लंबे समय तक चलता है। तो पूर्ण उन्माद व्यवसायिक एवं सामाजिक कार्यों में महत्व रूप से दिखाई देता है, जो लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, व्यवसाय और समाज से, ठीक है। और पूर्ण उन्माद की अवस्था में प्राय अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक हो जाता है, यानी चरम पर पहुंचना, जब वो पागलपन की स्थिति में हो जाता है। उन्माद मैंने कहा ना पागलपन, तो उसकी स्थिति में हो जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और अल्प उन्माद की अवस्था में उन्माद के लक्षण समान होते हैं पर उन्माद की अपेक्षा कम होती है और अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ओके, उन्माद क्या है? तो उन्माद एक संवेगात्मक अवस्था है जिसमें अत्यधिक उत्साह होता है और इसमें असमान चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ा हुआ होता है, यानी चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। और इसकी जो लक्ष्य प्राप्ति यानी समय अवधि होती है वो 1 सप्ताह के लिए होती है। और अल्प उन्माद के मामले में लक्षण 4 दिनों तक होते हैं और बहुत तीव्र नहीं होते हैं और अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अल्प उन्माद में खुशी की अनुभूति हो सकती है, ठीक है, राइट। तो ये उन्माद हो गया। उन्माद घटना क्या कहलाती है? तो उन्मादी घटना के रूप में निदान किया जा सकता है, जैसे महानता हो गया, नींद में कमी हो गया, अपेक्षाकृत बातूनी अथवा बात करने का दबाव वगैरह इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान भंग की योग्यता, विचारों की उड़ान, ये सभी चीजें केस स्टडी में देखी गई हैं, राइट। ओके, अब इसमें कुछ और भी है क्या? तो उन्माद घटना आपसे पूछा जा सकता है, उन्माद क्या अनुभव करते हैं? तो ऐसी अनुभूति होती है ये मेरी पल्स बहुत तेज चल रही है, पर जब नापा जाता है तो ये 100 बीट्स प्रति मिनट थी, ठीक है। ऐसा लगा कि मेरी पल्स बहुत तेज चल रही है, लेकिन जब नापा गया तो सिर्फ 100 बीट्स थी और जो औसत से थोड़ा ऊपर है। तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मैं प्राय जितना सुनता हूँ उससे अधिक सुन सकता हूँ। और उस एक अलार्म घड़ी में एक बजर है जो स्थिर है, एक धागे का सिरा है, ठीक है। यानी भ्रमित होने वाला काम उन्माद होता है, पागलपन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। तो उन्माद घटना क्या है, ये वर्णित करना कठिन है कि उन्माद घटना क्या है। बिना किसी के चित्र के प्रयोग के उन्मादी घटना कोई अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्माद घटना क्या होती, हो सकता क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें, ठीक है ना, राइट। और जैसे मैंने 3 प्रोजेक्ट समाप्त किए जिस पर मैं कई माह से काम कर रहा था, प्रत्येक दिन समर्पित दिन था, जो काम छूट गया उसके पहले वह काम चलाऊ था, मैंने उसको एक रात में किया। उसकी गुणवत्ता के लिए मैं प्रशस्त हूँ, यद्यपि मैं सोचता हूँ कि ये सब खराब है। और मैंने समय चेक किया, मेरे पास 10 मिनट पैदल चलने के लिए 1 घंटा है, मुझे देर हो रही है, यद्यपि मैं रास्ते में कोई बदलाव नहीं किया। एक 3 दिन बाद मैं बहुत समय तक जीवित रह लिया, मुझे उसके द्वारा फेंक दिया गया, मुझे वो याद नहीं, लोग बातचीत कर रहे हैं, अगले कुछ सप्ताह में क्या घटित होगा। इस तरह की उन्माद की चीजें होती है, ठीक है। ओके, द्विध्रुवी विकार के प्रकार। एकल ध्रुवी का हमने एक का देखा था, और विषाद उन्माद, और एक क्या था, एक और था, है ना, विषाद उन्माद था, और एक क्या था, जन स्थानित कुछ करके था। अब यहाँ पे द्विध्रुवी विषाद के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो द्विध्रुवी विकार से ग्रसित लोग उन्माद की घटना का अनुभव करते हैं यदि व्यक्ति उन्माद सीमा, यदि व्यक्ति उन्माद विषाद की सीमा पर नहीं होता है, फिर भी उसे द्विध्रुवी विकार कहा जाता है, राइट, ठीक है ना। और यह मिश्रित घटना दोनों पूर्ण विकसित उन्माद और प्रमुख विषाद घटना के लक्षणों की विशेषता से कम हो, जो सुबह अभी पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में, वही चीज है, ठीक है। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं द्विध्रुवी के? अति संवेदनशीलता, विस्फोटक, चिड़चिड़ापन, अति उत्तेजित हो जाना, ठीक है ना। या चक्र विक्षिप्तता यानी कि पागलपन जो कहलाता है, ठीक है ना। विक्षिप्तता का मतलब ही होता है पागलपन पे जीना, ठीक है। स्पेसिफायर्स क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। द्विध्रुवी विकार का निदान के साथ साथ चिकित्सक कुछ स्पेसिफायर्स पर ध्यान देते हैं जिससे कि निदान अधिक स्पष्ट हो सके। निदान यानी उसका निवारण अच्छी तरह से हो सके, उसका उपचार अच्छी तरह से हो सके, ठीक है ना। तो द्विध्रुवी विकार की स्पेसिफायर्स एक ध्रुवी विकार के समान ही होती है, जैसे मिश्रित लक्षण, व्यथित चिंता के लक्षण, मनोविकृत के लक्षण, ठीक है, पोस्टमार्टम लक्षण, मौसमी पैटर्न, ये सभी क्या है, ये लक्षण है। अगर लक्षण आता तो आपको यही चीजें लिखनी है, किसी में भी आ जाए, चाहे एक ध्रुवी विकार के आए चाहे दो ध्रुवी विकार के आए, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त एक और लक्षण है जो तीव्र चक्री कहलाता है और व्यक्ति इन विशेषताओं के साथ विषाद एवं उन्मादी में जाना जाता है। और 1 वर्ष में कम से कम 4 उन्माद विषाद की घटना होती है, पागलपन जब व्यक्ति करता है। विषाद उन्माद, उन्माद यानी पागलपन नहीं बोलते, क्या उसने पागलपन वाली हरकत की। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वो घटनाएं कभी कभार होती है ना। तो दो ध्रुवी के कुछ लोग
तीव्र चक्रीय पैटर्न में शीघ्र स्विच हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समय पर अपने समान ध्रुवीय पैटर्न पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो ध्रुवीय विकार के स्पेसिफायर्स कहलाते हैं, इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना। ओके, एक ध्रुवीय मनोदशा विकार के कार्यात्मक कारक जैविकी कारक भी होते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अनुवांशिक कारक भी होते हैं। ओके, राइट। और अनुवांशिक कारण के साथ साथ में तंत्रिकी ट्रांसमीटर, तंत्रिका संचारी यानी न्यूरो संबंधित कारक भी होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इनमें वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है न्यूरो। ठीक है, तो तंत्रिकी ट्रांसमीटर भी होता है। ओके, राइट। और कौन कौन से कारक होते हैं? अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन्स भी सबसे बड़े इनके कारक होते हैं। ठीक है ना, राइट। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो भी इसके लिए कारक होती हैं। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल अप्स जो कहलाते हैं ये कारक होते हैं इसमें। ठीक है ना। तंत्रिकी एटोनॉमी, शरीर स्वास्थ्य तंत्रिका भी इसके कारक होते हैं। चलिए लास्ट टाइम में है, बस ये क्या चीज होती है और किसके लक्षण क्या होते हैं, इतना आप यदि याद रख लेंगे तो आराम से आपको जो है इसके आंसर बन जाएंगे। मनोसामाजिक कारक नहीं देखेंगे हम, कारक इसके बहुत सारे हैं, एक नजर इसमें डाल लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है भाई, अब एक ध्रुवीय विषाद सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो बेक का संज्ञानात्मक सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक ध्रुवीय विषाद का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, दृष्टिकोण क्या है। तो विषाद के प्रमुख सिद्धांतों में एरन बेक ने एक सिद्धांत दिया जिन्होंने विषाद के संज्ञानात्मक लक्षण को बताया। मतलब मैं निराशावादी हूं, पूर्णतः असफल, तो जो पूर्ववर्ती विषाद के भावात्मक लक्षण होते हैं वो इनका कारण बनता है, दुख, अस्त व्यस्त सभी चीजें। तो बेक ने यह बताया कि दुष्क्रिया विषादक विश्वास बाल्यावस्था में माता पिता तथा अन्य महत्वपूर्ण दूसरों से बातचीत जिद्दी अतिवादी प्रतिकूल बना देता है बातचीत में उसे। ठीक है ना, किसी बच्चे को मुझे प्रत्येक चीज में दक्ष होना चाहिए, मैं प्यार करने योग्य नहीं हूं, ये अपनी भावनाएं जो बच्चा एक बोलता है, एक व्यक्ति अपने मन में रखता है, ये क्या, ये विषाद ही तो है ना, गलत भावनाएं तो है ना। तो ये विश्वास ससुप्त होते हैं और एवं जीवन में आगे चलकर विषाद में बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो इन विश्वासों को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती है और ये अपने आप में संपूर्ण होते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति जिसको यह पूर्ण विश्वास है कि वह प्यार पाने योग्य नहीं है और वह प्रारंभ में ही दूसरे के प्यार को मना कर देगा एवं अपने को दूसरों से अलग कर लेगा, तो इससे पहले ही दूसरे उससे मना करें। ठीक है ना। तो जीवन की तनावपूर्ण परिस्थितियां संकटपूर्ण घटना कहलाती है, राइट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बेक का है। मैंने इसलिए बता दिया कि यदि पूछता है कि एक संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक ध्रुवीय विषाद का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य लिखिए, तो आपका बेक का संज्ञानात्मक सिद्धांत लिख दीजिएगा, या हो सकता है क्वेश्चन ही बेक का संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछ ले तो आप इसे लिख सके। ठीक है ना। ओके, अब कुछ एरन बेक द्वारा दिया गया विषाद का संज्ञानात्मक श्रेय ट्रैड विचार, इसमें दिया है आत्म, ठीक है, फिर ऋणात्मक विचार, भविष्य और दूसरे लोग आ जाते हैं। ठीक है ना। ओके, और कुछ इसमें है क्या बताने पढ़ाने लायक जो आज के टाइम में एग्जाम में आपके काम में आ सके और आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है? नहीं, अब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना। आई थिंक ये खत्म भी हो चुका है क्या, जैविकी। अब ये दो ध्रुवीय मनोविकार के कारक सब में वही होगा, जैविकी अनुवांशिक, जैविकी में अनुवांशिक, तांत्रिकी रासायनिक आएगा, तांत्रिकी हार्मोन्स आएगा, जैविक प्रक्रिया सामंजस्य आएगा, आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, राइट। ओके, मनोदशा विकार के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यात्मक छोड़ दीजिए इसको, अब इसको मत पढ़िए। ठीक है ना, सब में वही है, कारक में आपको वही लिखना, दो चार कारक आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है ना, राइट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बता दीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप क्या करिएगा, कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, क्योंकि कमेंट्स में मैं कमेंट्स बहुत कम पढ़ पाती हूँ, रीड कर पाती हूँ। यदि आप व्हाट्सएप पे मुझसे कोई क्वेरी करेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे तो 100% उसका जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का। और अगर टाइम मिलता है तो मैं एक दो लेसन और भी आपके लिए यूनिट ला दूंगी। ठीक है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये नहीं लूंगी मनोविदलता, ये नहीं लूंगी, जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं लेके आऊंगी और एक यूनिट लेके आऊंगी अब। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर, बाय।